नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। आज सामान्य ज्ञान के कुछ और सवालों को आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज जो पेपर आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ये टैट का जो एग्ज़ाम जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं दोस्तों, उन सवालों को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम सामान्य ज्ञान के सवालों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अधिक समय ना लेता हुआ देखते हैं आज का जो वीडियो है, इसमें पहला सवाल कौन सा है। तो जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, मैं ये जो टैट का जो एग्ज़ाम है इसको कुछ पार्ट्स में डिस्कस करता हूँ। आज ये पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस करूँगा पिछले वीडियोस की तरह, ठीक है। तो अगर जैसे इसका कुछ समय के बाद सेकंड पार्ट आएगा तो उसको भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं आज। और पहला सवाल है टुकान क्या है। क्वेश्चन नंबर 61, टुकान क्या है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी पशु। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। टुकान जो है एक ये पक्षी है जो अपनी रंग बिरंगी चोंच के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अमेरिका के कुछ भागों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, राज्यसभा कितने वर्ष बाद भंग की जाती है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। राज्यसभा जो है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती। देखिए हमारी जो संसद है दोस्तों, संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अपने पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो फिर भी राज्यसभा, मैंने जैसे आपको बताया, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है। हालांकि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, संसद का स्थायी सदन है। जब ये संसद का स्थायी सदन है, इसका मतलब ये है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। तो राज्यसभा जो है अनिश्चित काल, अनंत काल तक राज्यसभा चलती रहेगी। हाँ, अगर आपको सवाल पूछा जाए राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये आपको पूछा जा सकता है। एक और चीज़ आपको पूछी जा सकती है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है, राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है। 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी कि 33% ऑफ द मेंबर, 33% मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा दोस्तों, वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो आपको पूछा जाए राज्यसभा में अब चुनाव कितने वर्ष बाद करवाया जाता है, तो राज्यसभा में चुनाव जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद करवाया जाएगा। एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो चुनाव होता है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है वो कौन सी पद्धति के द्वारा होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष है, लोकसभा का 25 वर्ष। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की हुई है, तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 63, अली बंधु का संबंध था। ऑप्शन ए बहावी आंदोलन से, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन सी है दोस्तों खाकसर आंदोलन से, और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन से। जो अली बंधु है, अली बंधु, इनका संबंध ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन से था। खिलाफत आंदोलन से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। खिलाफत आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन जो है, ये जो खिलाफत आंदोलन है, भारत में खिलाफत आंदोलन आपको पूछा जा सकता है कब चला। तो मुख्य रूप से भारत में जो खिलाफत आंदोलन है वो 1920 में चला है। अगर ऑप्शन में 1920 ना हो तो आप 1919 कर सकते हैं, क्योंकि 1919 के अंत में इस आंदोलन ने हिंदुस्तान में जोर पकड़ लिया। तो देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन क्या है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, उस विश्व युद्ध में जो तुर्की जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य से ब्रिटेन का जो साम्राज्य है वो नाराज़ हो गया। इसीलिए उन्होंने तुर्की में जो खलीफा का जो पद होता है, खलीफा की जो पदवी होती है, उसको मानने से इनकार कर दिया और उसको समाप्त कर दिया। इस वजह से जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि खलीफा का पद उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो वो समुदाय उससे नाराज़ हो गया और उन्होंने तुर्की में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। और इस आंदोलन की गूंज, क्योंकि हिंदुस्तान में भी मुस्लिम धर्म के से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो इस आंदोलन की गूंज जो है हिंदुस्तान तक पहुंची बाय 1919 के एंड तक। और अली बंधु जो हैं, अली बंधु एक हैं, इनमें मोहम्मद अली
मोहम्मद अली और दूसरे जो भाई हैं उनका नाम है शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो अली बंधु हैं, इन्होंने भारत में खिलाफत कमेटी का गठन किया। भारत में खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में ही इन्होंने कर दिया, 1919 एंड में खिलाफत कमेटी। और 1900 और बाद में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत कराई गई वो महात्मा गांधी के द्वारा कराई गई। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो है, उस समय महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत कमेटी जो है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, उसका अध्यक्ष बनाया गया। और अगर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आपको सवाल पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था, तो आंसर इसका महात्मा गांधी होगा। तो एक बात का ध्यान रखिए, ये आपको पूछा जा सकता है। और खिलाफत आंदोलन में कौन कौन लोग हैं, तो ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये खिलाफत आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, ये जो बहावी आंदोलन है दोस्तों, बहावी आंदोलन जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ एरियाज़ में ये आंदोलन चला। इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे सर सैयद नहीं है, सैयद अहमद तूतीमीर। बहावी आंदोलन के जो नेता थे वो थे सैयद अहमद तूतीमीर। जो रायबरेली वाले जो हैं, सैयद अहमद तूतीमीर। सर सैयद अहमद खान जो है उनका जो संबंध है वो किसी दूसरे आंदोलन से है। सैयद अहमद तूतीमीर जो है, ये बहावी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। 1827-28 के बाद जो है 1888 तक ये आंदोलन भारत में चलता रहा। बहुत लंबा आंदोलन ये चला। और खाकसर आंदोलन अगर आपको पूछा जाए तो खाकसर आंदोलन जो है ये 1931 में हुआ। और इस आंदोलन का मकसद ये था कि वो जो ब्रिटिश शासन जो है भारत में जो चल रहा है उसको ख़त्म करके, उसका खात्मा करके भारत में हिंदू और मुसलमानों को राज स्थापित करना है। ये इस आंदोलन का मकसद रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया है। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। और क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी जार, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का ये नारा दिया है, ये हिटलर के द्वारा दिया है। हिटलर जो है ये जर्मनी का चांसलर था। हिटलर का संबंध आपको पूछा है कौन से देश से है, जर्मनी से है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध के पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है वो हिटलर ही है दोस्तों। हिटलर की एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। और यही पार्टी ये नारा दिया करती थी अक्सर कि एक जन एक साम्राज्य और एक नेता। ये आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। नेपोलियन से आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि नेपोलियन जो है इन्होंने अपना अंतिम युद्ध 1815 में लड़ा, जिसको हम वाटरलू का युद्ध कहते हैं। वाटरलू का युद्ध आपको पूछा जाए कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ, तो 1815 में हुआ। नेपोलियन का अंतिम युद्ध ये था। हालांकि नेपोलियन की जो डेथ है इस युद्ध के बाद हुई है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि नेपोलियन का अंतिम युद्ध कब हुआ, तो 1815 में। नेपोलियन जो है फ्रांस का शासक था। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस से है, जैसे हिटलर का संबंध जो है जर्मनी से है। महात्मा गांधी पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ, इसीलिए और हर बार महात्मा गांधी पर हर वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं है। वही बातें जो है वो रिपीट होती जाती हैं, इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि पुराने वीडियोस ज़रूर देखा कीजिए। देखें दोस्तों, टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें सामान्य ज्ञान के सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 90 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट उसमें सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन SST के और 30 क्वेश्चन HPG के एनवायरमेंटल साइंस के पूछे आपको जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने जो पिछला जो वीडियो बनाया होता है वो कई बार JBT टैट का हो या TGT टैट का हो, उसमें महात्मा गांधी का अगर जिक्र हो तो उसमें हमने महात्मा गांधी से बनने वाले कई सवाल है, उस एग्ज़ाम में पूछे गए जो सवाल हैं उस समय हम उस पर्सनैलिटी से जुड़े हुए सभी सवालों को डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाते हैं तो वही पर्सनैलिटी जब हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि अभी पिछले वीडियो में ही तो हमने बताया था। उस वजह से हम कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो सकती हैं, जिनको हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया होता है। तो यदि आप टैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये मत देखिए कि ये वीडियो जो है ये JBT टैट के लिए बना हुआ है। सवालों को हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है, चाहे वो TGT टैट हो या फिर JBT टैट हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है,
अगर आपने जीबीटी टेट के लिए हमने जो वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है, क्योंकि हमने उस पर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, मेरा विचार है, अब मैंने कोशिश करूँगा कि आप टीजीटी टेट के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। अगर आपको जल्दी बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेटकॉफ, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो भारत में प्रेस का जो मुक्तिदाता कहते हैं वो ऑप्शन है दोस्तों सी, लॉर्ड मेटकॉफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इसमें जो बाकी 3 ऑप्शन है दोस्तों, विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपको पूछा जाए वो थे विलियम बेंटिक। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके तहत विलियम बेंटिक को पूरे भारत मतलब पहले भारत में 3 गवर्नर हुआ करते थे, एक बंगाल का, एक मद्रास का और एक बम्बई का। लेकिन 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट आया उसके तहत जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मेरे कहने का मतलब है जो बम्बई के और जो मद्रास के गवर्नर थे वो अब रिपोर्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर को। अब उसको जो पोस्ट, उसको नाम जो दे दिया गया वो गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे। और मैंने आपको कई बार बताया जो सती प्रथा का जो अंत हुआ, सती प्रथा का जो कानून बनाया वो विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया। भारत में जो अंग्रेजी या आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत की गई वो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 1835 में विलियम बेंटिक के द्वारा की गई है, ये सुझाव किसका था, किसने सुझाव दिया था? तो ये मैकाले के सुझाव थे, लॉर्ड मैकाले के सुझाव से ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये जो ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन दोस्तों, ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ शायद। लॉर्ड लिटन के 2-3 काम जो है जो मेरे अभी दिमाग में आ रहे हैं। एक तो लॉर्ड लिटन ने क्या कर दिया था, जो सिविल सेवाएं होती हैं इनके लिए जो इनका एग्ज़ाम देने के लिए जो एज थी पहले 21 ईयर्स, 21 साल से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था लॉर्ड लिटन ने। इस तरह से आपको इसको याद कर सकते हैं। और लॉर्ड लिटन ने एक और कानून लाया था जिसको हम कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सवाल अगर पूछा जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए लॉर्ड लिटन। ये अंग्रेजी भाषा के अलावा जो अखबारों का संपादन भारत में किया जाता था उन पर इसने रोक लगा दी थी। हालांकि इसके बाद जो लॉर्ड रिपन जो हुए उन्होंने इस एक्ट को वापस ले लिया और ये जो 19 वर्ष जो सिविल सेवाओं का एग्ज़ाम देने के लिए एज कर दी गई थी इसको भी उन्होंने रिवर्स किया है। लॉर्ड कर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कर्जन 1905 में दोस्तों बंगाल का जो विभाजन किया है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ये जो बंगाल का विभाजन है जिसको 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, इसको स्थगित किया गया था 1911 में। ये भी आपको पूछा जा सकता है। लॉर्ड कर्जन ने और जो काम किए जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, विश्वविद्यालयों के लिए जो अधिनियम लाया गया था ये भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने भारत में एक सिंचाई आयोग का गठन भी किया था, क्योंकि जिस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे उस समय भारत में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इसीलिए सिंचाई आयोग का गठन भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66। और क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, आगे भी दोबारा पूछा जा सकता है। और टैट के कई एग्ज़ाम्स हैं जो अगर आप 2 साल पहले का भी टैट देखोगे तो हो सकता है उसमें से भी आपको सवाल पूछा जाए। तो आप प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको तो ज़रूर देख के जाएँ दोस्तों। इसके अलावा अगर ये जो 4 ऑप्शन है, वित्त आयोग से आपको सवाल पूछा जाए, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो वित्त आयोग है ये भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 280 आर्टिकल नंबर 280 जो है दोस्तों, इसमें वित्त आयोग का जो गठन किया गया है, वित्त आयोग का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में।
अब अगर आपको सवाल पूछा गया कि वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 12 में है, भाग 12। और अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है वो 280। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी अगर आपको सवाल पूछा जाए कि भारत में जो जो लेटेस्ट जो भारत में वित्त आयुक्त है, भारत में जो 15वें वित्त जो अभी 15वां वित्त आयोग भारत में चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह। NK सिंह एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का सवाल ये आपके लिए होगा। नेक्स्ट अगर देखें, चुनाव आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुनाव आयोग जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का जिक्र करता है। अनुच्छेद नंबर 324 जिसमें कि चुनाव आयोग की बात की गई है। अगर आपको सवाल पूछा है भारतीय संविधान का भाग, कौन सा भाग जो है जिसमें चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है, तो वो है भाग 15 जिसमें चुनाव आयोग की जो बात की गई है। आपको सवाल पूछा जाए, जैसे पिछला वीडियो मैंने डिस्कस किया था उसमें भारत के पहले चुनाव आयुक्त का नाम पूछा था, तो उनका जो नाम है वो है सुकुमार सेन। अगर पूछा है वर्तमान में जो चुनाव आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीति आयोग जो है, नीति आयोग ऑप्शन डी को अगर देखें, नीति आयोग का जो गठन किया गया है दोस्तों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का ही पुराना नाम है योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग का आपको पूछा है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। 1950 से 2014 तक योजना आयोग था। अगस्त 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया और उसके बाद जो है नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग हो या जो योजना आयोग हो, इनका जो अध्यक्ष है, इनके अध्यक्ष जो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो नीति आयोग के भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाता है। योजना आयोग या नीति आयोग जो है ये सरकार को जो आने वाले जो 4-5 साल होते हैं उनमें क्या क्या काम करना है, किस फील्ड में हमने ज़्यादा काम करना है, इस तरह से ये योजना बनाते हैं। जैसे योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, उसके बाद जो है उसके बाद ये जो योजना आयोग है ये सरकार को बताता है कि आने वाले समय में क्या हमारा प्लान होना चाहिए। तो इसके हिसाब से फिर ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो इसके जो रिकमेंडेशंस होती है उसके बेसिस पर लाई जाती हैं। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। पहली जो पंचवर्षीय योजना वो 1951 से 1956 तक चली। इस तरह से आगे आपको सवाल बन जाते हैं, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एक और सवाल जो यहाँ से मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग है ये कौन कौन से चुनाव आयोग का काम है भारत में जो चुनाव है उन चुनावों को कंडक्ट करवाना। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग कौन कौन से एग्ज़ाम करवाता है, माफ़ कीजिएगा, कौन कौन से चुनाव करवाता है। जो चुनाव आयोग है ये लोकसभा के चुनाव करवाता है, ये राज्यसभा के चुनाव करवाता है, ये राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है और ये उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में, उन चुनावों को भी जो भारत का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए कि जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं, या जो नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उनको कौन कंडक्ट करवाता है, तो उनको कंडक्ट करवाता है जो स्टेट होता है, जो राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वो उसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, आपको भी पूछा जा सकता है। और जो आयोग बने हैं, अधिकांश जो आयोग हैं उनकी जो नियुक्तियां, आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसमें आयोग में जो अध्यक्ष चुने जाते हैं उनकी जो नियुक्तियां की जाती है, या जो उस आयोग में सदस्य होते हैं उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। मतलब राष्ट्रपति उनकी नियुक्तियां करता है। आपको सवाल पूछा है जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयोग हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग है उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। इवन नीति आयोग, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद की जो शपथ वो भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इस हिसाब से नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इवन जो दूसरे आयोग है जैसे महिला आयोग हो गया, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, जैसे यूपीएससी हो गया, लोक सेवा आयोग, इनके जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका एक स्पेसिफिक कार्यकाल होता है। तो ये इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, और वो है कि निम्नलिखित में से कौन बुख्याल को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए केरल के तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी अरावली का पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, और ऑप्शन डी विशाल मैदानी खेती वाला क्षेत्र। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। बुख्याल जो है दोस्तों, ये जो हिम रेखा होती है और जो वृक्ष रेखा होती है उसके बीच का स्थान है। मेरे कहने का मतलब है जहाँ से पेड़ पौधे जो वृक्ष होते हैं उनके जो पत्ते जहाँ पर झरना या जहाँ से पेड़ पौधे नहीं होते हैं, उसके बाद बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ पौधे जहाँ पर लुप्त होते हैं, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, उनको हम कहते हैं बुख्याल। और ये जो है पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये आपको देखने में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। टैट के एग्जाम में न जाने ये सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। जो धन विधेयक है, धन विधेयक आपको पूछा जा सकता है, जो धन विधेयक है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 110, उसमें धन विधेयक का जिक्र किया गया है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो धन विधेयक है, धन विधेयक कौन से सदन में आता है? धन विधेयक लोकसभा में आता है। धन विधेयक जो है वो लोकसभा से ही इनिशिएट होता है। हाँ, धन विधेयक राज्यसभा में भी जाता है। लोकसभा में जब इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो ये विधेयक राज्यसभा में चला जाएगा, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक राज्यसभा ने यदि धन विधेयक को पारित नहीं किया जाए, राज्यसभा से धन विधेयक को यदि पारित नहीं किया गया तो ये समझा जाएगा कि राज्यसभा से वो पारित हो चुका है। हाँ, एक और आपको पूछा जा सकता है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक राष्ट्रपति की धन विधेयक को सदन में लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो है वो आवश्यक होती है। एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जा चुका है। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। और वर्तमान में आपको पूछा जाए, वर्तमान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है कि भारत में जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो है ओम बिरला। ओम बिरला जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा GV मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर जो है तो ये क्या कहते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। GV मावलकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कई बार मैंने देखा है जो टैट का जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग टैट के एग्ज़ाम को अपीयर नहीं कर पाते। अभी अगर आप 2023 में जो टैट का एग्ज़ाम इनके रिजल्ट्स को देखें, केवल और केवल 5% रिजल्ट रहा है टैट के एग्ज़ाम का। अगर मैं बात करता हूँ TGT टैट आर्ट्स की, अगर मैं बात करूं तो उसका भी जो रिज़ल्ट है वो 10% है। यानी कि यदि 100 लोग अगर एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, केवल और केवल 10 लोग ही वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। टैट के एग्ज़ाम में 150 में से 90 मार्क्स आपको लेने होते हैं। 90 नंबर लेना जो है दोस्तों टैट के एग्ज़ाम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपना GK बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हो तो 90 नंबर लेना, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए GK के जो सवाल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, अधिक से अधिक आप देखा करें, और 100% आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा, अच्छे नंबरों से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और मेहनत करते रहें, तभी मैं आपको कहता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो, अगर मान लीजिए आज ये जो वीडियो है ये TGT टैट के लिए बनाया गया है, JBT टैट में कई सवालों को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की गई है। आपको GK के सवाल ज़्यादा आते हैं, JBT टैट में GK के केवल 30 सवाल आते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ से आपके लिए क्या निकलेगा। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, और क्वेश्चन नंबर 69 है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी शुंग। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ये जो कंदरिया महादेव है, इसके मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों धंग देव के द्वारा, चंदेल शासक है ये धंग देव के द्वारा जो है ये कंदरिया में जो महादेव का जो मंदिर है इसको बनाया गया है। और ये जो कंदरिया में महादेव का जो मंदिर है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है छतरपुर, वहाँ पे ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। और ये जो यूनेस्को की लिस्ट में है, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की लिस्ट में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं
तो वो जो भारतीय स्थल जो यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में डाल रखे हैं दोस्तों, वो आपको मालूम होने चाहिए। कई बार वहाँ से आपको 2 3 4 4 सवाल आपको देखने में मिल सकते हैं। और जैसे मध्य प्रदेश में ही क्या कहते हैं, खजुराहो के मंदिर है। खजुराहो के मंदिर अगर आपको पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में ही। खजुराहो कभी चंदेल में जो शासक थे, चंदेल शासकों की राजधानी है। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि खजुराहो में जो मंदिर है उनका निर्माण, मंदिर समूह जो है उनका निर्माण किसने किया है, तो वो भी चंदेलों ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, और वो है कि भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो भारतीय संविधानों की जो कुंजी कहा जाता है दोस्तों, वो ऑप्शन डी प्रस्तावना को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए। भारत के संविधान का 42वां संशोधन, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 को ही बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा था। यानी कि अनुच्छेद 32 जो है ये एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों को हम भारतीय तथा संविधान की हृदय तथा आत्मा कहते हैं। भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी मौलिक अधिकारों को कहते हैं। ये भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है दोस्तों नीति निदेशक तत्व, राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। और भाग 5 में जो है, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका। अगेन आपको पूछा जा सकता है संघीय कार्यपालिका। भारत के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट भाग आपको मालूम होने चाहिए। जैसे भाग जो 9 है, भाग 9 में दोस्तों पंचायती है, पंचायती राज। और भाग 9 का जो है, भाग 9 को में जो है नगर पालिका है, नगर पालिका एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया भाग 12 जो है, भाग 12 में वित्त आयोग है। भाग 15 मैंने आपको बताया, भाग 15 में चुनाव आयोग है। भाग 17 आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 17 में भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं को, आधिकारिक भाषाओं को दर्जा दिया रखा है, तो उन भाषाओं का जिक्र है। और भाग 18 जो है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपातकाल। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल है, इमरजेंसी। और भाग जो 20 है, भाग 20 में है भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं। भारतीय संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने साउथ अफ्रीका से ली हुई है, भारतीय संविधान के भाग 20 में है। ये कुछ एक ज़रूरी भाग मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। हाँ, एक और भाग यहाँ पे छूट गया, वो है भारतीय संविधान का भाग 4 क। और 4 क क्या है, मौलिक कर्तव्य, जिनको भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन ए मारवाड़ पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच जो पठार स्थित है दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी दोस्तों, मालवा का पठार, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश, रूहर प्रदेश या रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है, मुख्य रूप से ये झारखंड में है, लेकिन झारखंड के अलावा बिहार का या पश्चिम बंगाल का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र इससे जुड़ता है, लगता है। और खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र ये है, और जो कि प्रमुख रूप से कोयला जहाँ पे मिलता है, छोटा नागपुर, जैसे आपको मालूम होगा भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो झारखंड में आपको मिलता है। झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है धनबाद। तो धनबाद को कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी आपको पूछा जा सकता है।
इसके अलावा दोस्तों जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार भारत के जो दक्षिण भारत का जो एरिया है, इस एरिया में है दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर आपको पूछा जाए तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। मैंने पीछे आपको कुछ वीडियो बनाए, उसमें आपको ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, आप पुराने वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों। माफ़ कीजिए, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से दिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो समवर्ती सूची जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। आपको एग्जाम में सवाल पूछा गया है। जैसे अमेरिका के संविधान से दोस्तों हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से हमने लिए। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की आपको पूछा जाए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में किस देश से ली है न्यायपालिका की स्वतंत्रता? तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन आपको पूछा जा सकता है, ये भी अमेरिका के संविधान से हमने लिया हुआ है। आपको सवाल पूछा जा सकता है जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्यकाल से हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली हुई है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है माफ़ कीजिए, राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। जर्मनी से हमने लिया आपातकाल, जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल लिया। आपातकाल में जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाता है, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। और फ्रांस से दोस्तों, फ्रांस से हमने लिया स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं। आपको पूछा जा सकता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श या फिर जो गणतंत्रात्मक आदर्श हैं, ये हमने भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए हैं। तो जैसे दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इस तरह से अलग अलग देशों के संविधान से कुछ बातें हमने ली हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 है। और क्वेश्चन नंबर 74 है कि कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। तो बुध ग्रह जो है दोस्तों ये सूर्य के सबसे नज़दीक का भी ग्रह है और सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। मैंने जेबीटी टैट का एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें इनको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है हर सवाल को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। हालांकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह यदि पूछा जाए, बृहस्पति का ही एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। तो सबसे बड़ा उपग्रह यदि पूछा जाए तो वो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है। मंगल जो है इसको हम लाल ग्रह कहते हैं, और वरुण जो है वरुण इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, और समुद्र का देवता भी हम इसको कहते हैं। माफ़ करें दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह जो है हम अरुण को कहते हैं। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, समुद्र का देवता हम वरुण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, और क्वेश्चन नंबर 75 है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1919। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी जो है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है जिसका नाम है गीतांजलि की रचना के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया। और भारत का ये पहला नोबेल पुरस्कार था, किसी भारतीय के द्वारा जीता गया प्रथम नोबेल पुरस्कार था रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जीता है। रविंद्रनाथ टैगोर से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्तों, आप काइंडली पुराने वीडियोस ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। कई बार मेरी इच्छा होती है कि आप लोगों से कुछ बातें करें कि किस तरह की समस्याएं आपको आती हैं एग्ज़ाम में, किस तरह से एग्ज़ाम को सॉल्व करें, किस तरह से हम एग्ज़ाम को क्रैक करें। लेकिन समय के अभाव के कारण जो है मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बन जाए, आपके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोस मैं आपको बनाता रहूं, या अच्छी बातें, मतलब जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को मैं डिस्कस करूं, तो ये मेरे लिए प्राथमिकता होती है। बातें फिर मैं कभी दूसरे वीडियो में आपके साथ करता रहूँगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इसे शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।